नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में हम बीएलएड जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होने वाला है इस साल यानी 2021 में उससे संबंधित यहाँ पे सेशन ला रहे हैं। तो पहला वीडियो हमारा आ चुका है, ये दूसरा वीडियो होगा। इसके संबंधित हम सारे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही में ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, क्या पैटर्न होता है। तो पैटर्न मैंने पहले वीडियो में समझा दिया है कि पहला सेगमेंट जो होता है वो हिंदी इंग्लिश का होता है, यानी हिंदी और इंग्लिश से आपके क्वेश्चन जो है बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे ग्रामर से। ठीक है, इंग्लिश आपको जनरल ग्रामर आता है या फिर हिंदी का भी जनरल ग्रामर से चीज़ें वो पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में संधि समास और संधि विच्छेद हो गया और लोकोक्तियाँ मुहावरे इस तरीके से पूछ ली जाएंगी। ग्रामर में आपको वही चीज़ें जो है पूछ ली जाएंगी। ठीक है, नॉन प्रोनाउन इस तरीके से आपको जो है चीज़ें पूछ ली जाती हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, इस तरीके से पूछ ली जाती है। साथ ही साथ में जो दूसरा सेगमेंट होता है जिसमें आपको जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित जो है चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। बाकी जीके जीएस में आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संविधान है उससे यहाँ पे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और जो तीसरा खंड होता है जो कि आखिरी खंड हमारा है, इसमें रीजनिंग और मैथ के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं, जिसमें मोर ऑफ बात किया जाए तो यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये 3 सेगमेंट होते हैं। यहाँ पे हमने 3 सेगमेंट में जो है सब्जेक्ट को सिलेबस को समझने का प्रयास भी किया था और उसी सिलेबस को यहाँ पे हम आगे फॉरवर्ड भी करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग फीडबैक जरूर दिया कीजिए। ठीक है, जो भी कन्फ्यूज़न हो आप उसके कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर आपको मैंने एट द लास्ट में मैं इंस्टाग्राम हैंडल का आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड मिल जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा, हो सकता है आपको लेट रिप्लाई मिले, लेकिन डेफिनेटली रिप्लाई आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो भी पैटर्न था हमने समझ ही लिया था और जिस तरीके से पेपर आता है बहुत ही आसान पेपर होता है। मैं खुद दिया है, मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, इस साल मेरा थर्ड ईयर है और मैं सिटी कॉलेज, ठीक है, इस प्रेजेंट टाइम में हूँ। तो मैं एट द लास्ट में ये भी बताऊंगा कि सबसे बेस्ट कौन सा पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी कन्फ्यूज़न थी कॉलेज को लेकर के। तो मेरा सेशन इस पर भी आएगा और क्यों मुझे वो कॉलेज चुनना चाहिए। ठीक है, कोई भी कॉलेज हो गया, जैसे बोरा हो गया या फिर ईरम हो गया, फिर सिटी कॉलेज हो गया, जीएसआरएम हो गया, तमाम प्रकार के कॉलेजेस हैं। तो मैं बताऊंगा उसके रीज़न जो है चुनने के, और साथ ही साथ में जो भी आपके कन्फ्यूजन होंगे डाउट क्लियर सेशन यहाँ पे भी हमारा अगला सेशन जो है चलेगा। ठीक है, एट द लास्ट में पहले हमारा जो है पिछले साल के पेपर होंगे, कुछ मॉडल पेपर होंगे, कुछ यहाँ पे उनसे संबंधित यहाँ पे तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे और एट द लास्ट में हमारा डाउट क्लियर सेशन होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। देखिए, हिंदी लिटरेचर पहला है हमारा जो कि पूछे जाते हैं। इससे पहला हम देख लेते हैं कि ग्रामर से यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। कुछ यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन जो तरीका पूछा गया है, पहला है यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स गिव्स बिलो। मतलब आपको यहाँ पे बड़े ध्यान से पढ़ना है और इस यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आपको आंसर यहाँ पे बताना है। Many sociologists have argued that there is a functional relationship between education and economic system. They point to the fact that mass formal education began in industrial society and is an established part of all industrial societies. They note that expansion of the economics of industrial societies is accomplished by an corresponding expansion of their educational system. They explain this correspondence in terms of the needs of industry for skilled and trained manpower, need which are met by the educational system. Thus, the provision of mass elementary education in Britain in 1870 can be seen as a response to the needs of industry for an literate and numerate workforce at time when industrial processes were becoming more complex and the demand for technical skills was steadily growing. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सोशलिस्ट की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे आपस में जो विचारधाराएं हैं किस तरीके से ब्रिटेन में विकसित हुई हैं। ठीक है, आपने समझ भी लिया होगा। एक बार आप वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से भी यहाँ पे समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने समझ लिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया कि यहाँ पे इसी में से पुटअप कर दिया जाएगा कि द इंडस्ट्री नीड्स ए लिटरेट वर्कशॉप बिकॉज यहाँ पे हमने पढ़ा था ना
कि द इंडस्ट्री नीड्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि द इंडस्ट्री नीड्स, यहाँ पे पूछा गया कि द इंडस्ट्री नीड अ लिटरेट वर्कशॉप बिकॉज इट्स ऑपरेशन नीड्स हाई टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, यानी इसके जो है जो इंडस्ट्री कुछ क्या है, एक लिटरेट वर्कशॉप की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हाई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए बाई फंक्शनल रिलेशनशिप इस मीन्स, मतलब यहाँ पे फंक्शनल रिलेशनशिप्स आप क्या समझते हैं, तो पार्टिकल एंड यूटिलिटेरियन रिलेशनशिप, यानी बाई फंक्शनल रिलेशनशिप यहाँ पे क्या समझते हैं, प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन रिलेशनशिप के यहाँ पे बीच को यहाँ पे दर्शाता है। ठीक है, अगला हमारा तीसरा है कि द सोशोलॉजिस्ट रिफर्स टू in the passage says that the relationship between industry and elementary education was based on the mutual needs, मतलब एक दूसरे पर आधारित है। इसी तरीके से हमारा अगला है कि the author argues that industrial society is responsible for expansion of education at the mass level, मतलब यहाँ पे जो ऑथर किस बात पे आर्ग्यू करता है कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एजुकेशन को जो है मास लेवल पर क्या करे, इंक्रीज़ करे। अगला हमारा इसी तरीके से डायरेक्शन दिया गया, पहले पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द सेंटेंस गिवन बिलो हैव बीन रिटन इन 4 अल्टरनेटिव फॉर्म्स, ओनली वन ऑफ दीज रिजेंबल्स द ओरिजिनल सेंटेंस, मेंटेन अ मीनिंग, चूज़ द करेक्ट वन। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको प्रश्न पूछा जाएगा और आप उसमें से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जो भी मीनिंगफुल ऑप्शन को यहाँ पे ऑप्शन लगता है उसको आपको चूज़ करना है। ही वॉज सीवरिंग as he had seen a ghost, तो एक्टिव पैसिव वॉइस से यहाँ पूछा गया है, तो he was shivering as he had seen as a ghost। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, had यहाँ पे हो जाएगा, आपने पढ़ा ही होगा जो भी इसके नॉर्मल रूल्स होते हैं। ठीक है, मैं एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल्स नहीं बताने वाला, ना ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे had क्या हो जाएगा, हैविंग में चेंज हो जाएगा, हैविंग सीन। ठीक है, हैविंग सीन अ घोस्ट, ही वॉज सीवरिंग। ठीक है, तो हैड का हैविंग हो जाएगा। और इस तरीके से अगला हमारा है कि मोहन सैड टू उषा प्लीज़ हरी अप, द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द एबव, इनडायरेक्ट फॉर्म आपको चेंज करना है, तो मोहन रिक्वेस्टेड उषा टू हरी अप। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सही हो जाएगा। बड़े ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुजाता सैड टू रीता यू आर नॉट माई डॉटर, इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको चेंज करना है, तो सुनीता टोल्ड रीता दैट सी वॉज नॉट हर डॉटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आपने पढ़ा भी होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हो जाए तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, और प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से है कि पास्ट अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ये कुछ रूल्स हैं जो कि आपने पढ़े हुए होंगे क्लास 12 में, मैं इसको एक्सप्लेन एक बार मैं कर दिया हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सुनीता टोल्ड रीता दैट सी वॉज नॉट हर डॉटर। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा अगला नंबर है, डायरेक्शन आपको दिया गया है कि आइडेंटिफाई द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, आपको यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग को यहाँ पे चूज़ करना है। तो कॉम्बिनेशन जो है आपने पढ़ा होगा कि डबल एम और डबल एस होता है, सबसे पहली बात और सबसे आखिरी बात। ओकेशनली आपको यहाँ पे समझ चूज करना है, तो डबल सी होता है, इसको चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें दो में ही है, और ओ डबल सी ए एस आई ओ एस, डबल एस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल एस होगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 10वां नंबर है कि सैटेलाइट को आपको सही बताना है, तो सैटेलाइट जो है बचपन से ही देखते आ रहे हैं, तो यहाँ पे SATE हो जाएगा, LITE। ठीक है, अगला हमारा दिया गया है कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे पैराग्राफ दिए गए हैं, किस पैराग्राफ में आपको गड़बड़ी है उसको बताना है। तो द स्कूल इज़ विद इन 100 ईयर्स फ्रॉम माई हाउस। देखिए यहाँ पे जो है ईयर्स नहीं होगा, ठीक है, ईयर होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में गड़बड़ी है, तो इसलिए बी ऑप्शन को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। द ब्लाइंड्स डिज़र्व, ब्लाइंड्स नहीं होगा, द ब्लाइंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में गड़बड़ी है। अगला है कि द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स, सीट्स नहीं होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टू बी इन सीट्स, इट्स सीट्स लिखा है, दोनों में एस लगा दिया जो कि यहाँ पे गलत होता है। अगला डायरेक्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, ही हैज़ अ गुड ओवर, अब यहाँ पे क्या है, इंग्लिश पर उसका क्या है, अच्छा कमांड है, जिसकी वजह से साउथ इंडियन लैंग्वेजेस
एंड साउथ इंडियन लैंग्वेजेस पर कमांड है, ठीक है। अब देखिए नो, नो वन होगा, नो, अब आपको अगला शब्द पूछना होगा देन। देखिए नो फिर डॉट 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 फिर देन 20 बॉयज़ फील्ड इन क्लास ऑफ 50, ठीक है, यानी 50 कक्षा के विद्यार्थियों में 20 लड़के जो हैं फेल हो गए हैं। तो नो फेवर, यहाँ पे फेवर हो जाएगा, नो फेवर देन 20 बॉयज़ फील्ड इन द क्लास ऑफ 50, ही इज़ टू डल, ही इज़ टू डल, टू के साथ में टू ही होता है, ही इज़ टू डल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। अगला हमारा है 17 नंबर, अ बर्ड्स आई व्यू, मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इन ईच क्वेश्चन इज ए idiomatic expression of a proverb has been given followed by 4 alternatives, one of which is meaning, select the correct alternative। तो आपको यहाँ पे चुनना है, ठीक है, यानी इसकी मीनिंग्स को कौन यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे डिफाइन करता है। तो अ बर्ड्स आइज व्यू, मतलब अ बर्ड्स आइज व्यू, एक चिड़िया की आंखों से देखना, मतलब क्या होता है कि एन ओवरऑल व्यू, मतलब पूरी तरीके से देख लेना, किसी चीज़ को पूरी तरीके से जांच पर रख लेना। हरिकुलन टास्क मतलब क्या होता है, हरिकुलन टास्क मतलब वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट्स, मतलब हरिकुलन टास्क मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कार्य जिसको करने के लिए बहुत ही करेज की आवश्यकता होती है, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। 19 नंबर है एन एक्स टू ग्रीड, मतलब कि हैव पर्सनल एंड टू सर्व, ठीक है, हैव पर्सनल एंड टू सर्व। अगला इसी तरीके से है कि अ कोर फॉर ऑल डिजीज़ पैनासिया, रामबाण जिसे हम कहते हैं कि सबका इलाज हो जाएगा रामबाण, ठीक है, सब चीज़ों का इलाज क्या है, रामबाण, रामबाण इलाज होता है ना। अ पर्सन हु ईट्स टू मच ग्लूटन, ठीक है, भुक्खड़, पेटू। डेमन, यहाँ पे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द वर्ड्स एग्जैक्टली अपोजिट, आपको यहाँ पे अपोजिट बताना है। डेमन राक्षस होता है, एंजल मतलब परी। लॉयल मतलब क्या होता है, सच्चा। रेबिलियस मतलब झूठा। आई एम श्योर ऑफ गेटिंग अ फर्स्ट क्लास ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑफ हो जाएगा। और दिस रूल इज़ एप्लीकेबल टू एवरीवन। तो ये हमारा 25 नंबर का जो सेट था ये हमारा इंग्लिश का कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको ये सेशन जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हिंदी से जो भी यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, हम उसको यहाँ पे देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन है। तो अधिकारों की प्राप्ति के लिए जो संगठन बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संघ कहते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा है कि शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा, असम्यक, ठीक है, असम्यक जो है शब्द पहले, शब्दकोश में सबसे पहले असम्यक शब्द पहले आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा तीसरा प्रश्न है कि गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है। तो गर्दन उठाना मतलब क्या करना, प्रतिवाद करना, कहते हैं ना गर्दन उठा रहे हो बहुत, तो वो प्रतिवाद करना, मतलब कि कोई वाद आपसे कर रहा है, बातें कर रहा है, प्रतिवाद मतलब उसके विरुद्ध में बोलना। अगला हमारा है कि चौथा नंबर निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है। देखिए सही नहीं है, तो नहीं पे आपको डेफिनेटली यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। तो वीर और कायर सही है, रथ वीरत सही है, शीत उष्ण सही है, जबकि अग्र और अंत ये दोनों जो है गलत हैं, ठीक है। अग्र मतलब आगे का भाग जिसे हम कहते हैं, अंत मतलब किसी का अंत हो जाना, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। निर यहाँ पे उपसर्ग किस उपसर्ग से बना है, तुर। निर मतलब उपसर्ग मतलब जो आगे लगता है, और प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है। तो निर उपसर्ग शब्द, माफ़ कीजिएगा, निर जो है उपसर्ग से बना है, निर उपसर्ग से बना शब्द है, तो निर्भर, ठीक है, निर्भर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा छठा नंबर देख लेते हैं। छठा नंबर हमारा है कि आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे। तो अद्योपांत, ठीक है, आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे, अद्योपांत। सातवां प्रश्न हमारा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति। तो आपने पढ़ा भी होगा, समास आपको पढ़ लेना है, संधि भी पढ़ लेना है। हर सेगमेंट से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, किसी भी सेगमेंट को यहाँ पे छोड़ा नहीं जाता है। तो वीडियो के लास्ट में मैं जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे पूछे गए हैं पिछले साल में, तो संधि, समास और कुछ मुहावरे, कुछ लोकोक्तियाँ, ठीक है, उस तरीके से मैं यहाँ पे बता दूंगा। 1.5-2 घंटे का वीडियो होगा जिसमें सारे के सारे आपके जो पिछले साल के पूछे गए और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं डिस्कशन करा दूंगा। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। अंधा युग किस प्रकार की रचना है। तो अंधा युग जो है वो काव्य नाटक है, ठीक है, काव्य नाटक। 9वां नंबर हमारा है कि नीता कपड़े धोती है, वाक्य में क्रिया क्या है, सकर्मक, ठीक है, सकर्मक क्रिया है, कोई कार्य कर रहा है। मनोज किसका पर्यायवाची है, मनोज जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 11 नंबर हमारा है कि वह अंगूर खा रहा है, इस वाक्य में अंगूर क्या है।
तो अंगूर जो है यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा का विशेषता बताता है। ठीक है, तो वह अंगूर खा रहा है, तो इस वाक्य में जो अंगूर है वह क्या है, समूहवाचक। वह क्या है, वह क्या है, संज्ञा है। ठीक है, अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा, अतिधन अंत। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि बार बार पूछे गए, जैसे प्रत्येक हो गया, अत्यंत हो गया, तो मैं इसको भी यहाँ पे डिस्कशन करा दूंगा। तो अत्यंत का जो संधि विच्छेद हो जाएगा अतिधन अंत, प्रत्येक जैसा होता है। और अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, अवरोध मतलब रुकावट होता है, तो अनवरोध। ठीक है, बिना रुकावट के, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 14 नंबर हमारा है कि भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करते हैं उसे क्षेत्रीय बोली कहते हैं। ठीक है, तो एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को ही क्या कहते हैं, क्षेत्रीय बोली। 15 नंबर हमारा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अशुद्ध है, तो आपको यहाँ पे अशुद्ध का यहाँ पे चयन करना है। देखिए निर्विघ्न, अनुदित और अपकीर्ति, ये तीनों सही है। देखिए मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया है ताकि यहाँ पे गलती की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 99% जो है क्वेश्चन सही है, लेकिन अगर बाय द वे बाई चांस अगर यहाँ पे कोई गलती हो जाती है, डेफिनेटली आप उसको यहाँ पे बता सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, कमेंट को पिन कर दूंगा और उसको सही कर दूंगा। ठीक है, अगला हमारा है तो पुनर्विचार, इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि पुनर्विचार में जो ऊपर र लगा है ये ना पे रहेगा या फिर वह पे रहेगा। ठीक है, इसको मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, तो इसको आप बताइएगा। अगला है धर्म विमुख शब्द का प्रयुक्त समास है, तो धर्म विमुख में अपादान तत्पुरुष है। ठीक है, धर्म से विमुख, तो आपने पढ़ा भी होगा जो कारक किस तरीके से यहाँ पे पूछे जाते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, इस तरीके से आप यहाँ पे जो रहेंगे तो 2-3 क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व भी हो जाएंगे। अगला है 17 नंबर, यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है, तो इसमें वाक्य में जो है मीठा जो है वो विधेय विशेषण है। और 18 नंबर है कि जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, खेचर। ठीक है, जो निशाचर मतलब जो रात को चलता हो। और देखिए यहाँ पे खच्चर तो एक जानवर हो जाता है, रजनीचर क्या होता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। खेचर जो आकाश में विचरण करता हो, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से 19 नंबर हमारा है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। जगदीश में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। रीतिकालीन काव्य की वह कौन सी विशेषता है जो भारतेंदु युग की कविता में भी है, तो रीतिकालीन काव्य की जो श्रृंगारिक वर्णन विशेषता है वह भारतेंदु युग में भी दिखाई या फिर परिलक्षित होती है। यानी श्रृंगारिक वर्णन जो होता है वो रीतिकाल और भारतेंदु युग दोनों में दिखाई पड़ता है। इस तरीके से अगला हमारा है कि कलम का सिपाही जीवनी के लेखक हैं। ठीक है, किसके लेखक हैं कलम का सिपाही, तो ये अमृत राय इनके लेखक हैं। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचार आज मिलकर ये समस्याएं सभी, मैथिली शरण गुप्त के ये वाक्य हैं। ठीक है, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचार आज मिलकर ये समस्याएं सभी, आओ विचार करिए ये समस्याएं मिलकर सभी। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन के देखी, यह उक्ति किसकी है, कबीरदास की। ठीक है, बचपन से आप पढ़ते ही आ रहे होंगे अगर हिंदी के विद्यार्थी हैं। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर कवियों ने हिंदू मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप दिखाया है और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया है। इस कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द का चयन कीजिए, तो ये सूफी के वाक्य हैं। देखिए हालांकि व्याकरण से ज़्यादा शब्द पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे जो वाक्य दिया गया है इन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना। ठीक है, मैं क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो डेफिनेटली आपको जो है जो व्याकरण है उस चीज़ को यहाँ पर ध्यान देना है। अगला जो है हमारा सामान्य जागरूकता का है, सामान्य जागरूकता देख लेते हैं, यानी जीके और जीएस का। ठीक है, प्लस इसमें करंट अफेयर्स भी शामिल होते हैं। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में बताया गया है कि हमारे संविधान में बताया गया कि संविधान सबसे सर्वोच्च है। ठीक है, यानी भारत देश में अगर देखा जाए संसदीय शासन प्रणाली में तो हमारे देश में सबसे सर्वोच्च कौन है, संविधान है। किस राज्य सरकार द्वारा 5 फरवरी 2018 को गोवर्धन योजना लॉन्च की गई, जिसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना था, तो 5 फरवरी 2018 को हरियाणा राज्य के द्वारा गोवर्धन परियोजना लागू की गई थी। इसी तरीके से हमारा अगला है कि हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किसे मूलभूत अधिकार समावेश नहीं किया गया है। ठीक है, देखिए समानता का अधिकार 1418, प्रेस के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, धर्म का अधिकार भी दिया गया है,
काम का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किसी मूलभूत अधिकार का समावेश नहीं किया गया, तो काम का अधिकार, जबकि ये तीनों अधिकार शामिल किए गए हैं। सैम पित्रोदा भारत में किस क्रांति के जनक माने जाते हैं? तो सैम पित्रोदा दूरसंचार क्रांति के जनक माने जाते हैं। 5वां नंबर हमारा है कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? तो भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को परम नाम दिया गया है। ठीक है, अगला हमारा है सबसे प्राचीन स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो सबसे प्राचीन स्तूप जो है वो सांची में स्थित है। नरसिम्हन समिति बनी थी बैंकिंग सुधार पर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यही क्वेश्चन जो होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। मैं भाई बीच बीच में समझा इसलिए नहीं रहा हूँ, हो सकता है कि आपके लिए बोरिंग लगने लगा कि क्या बता रहे हैं, उसमें से कुछ आता भी है कि नहीं आता है। तो डेफिनेटली ये प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जो कि प्रीवियस ईयर से पुटअप किए गए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसी के इर्द गिर्द जो है वो क्वेश्चन घूमते रहते हैं। ठीक है, इसके बियॉन्ड नहीं आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा आपको हल्के में भी लेके नहीं चलना है। ठीक है, जो चीज़ें हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉडल प्लस मॉडल पेपर अगर डिस्कशन कर लेते हैं 8 से 10 साल के, तो जो मॉडल पेपर होते हैं, ठीक है, तो हमें एक आइडिया बन जाता है कि हाँ इसके बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बीच बीच में समझाता रहूँगा, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस है वो सभी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है कि किसने कहा कि राज्य के अभाव में स्वतंत्रता का अनुभव नहीं किया जा सकता? तो हीगल का यह कथन है कि राज्य के अभाव में स्वतंत्रता का अनुभव नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से हमारा 9 नंबर है कि पंचायती राज व्यवस्था किसकी संस्तुति पर आधारित थी? तो बलवंत राय मेहता समिति लाई गई थी जो है पंचायती राज व्यवस्था को लाने के लिए। ठीक है, अब पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और बलवंत राय मेहता जो है कमेटी कब आई थी, कब इसका गठन किया गया था, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ डेफिनेटली आप लोग बताएंगे, सर्च कीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको भी यहाँ पे सहभागिता बनेगी। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो बुध है। अगला हमारा है कि समुद्र में ज्वार भाटा आने का क्या कारण है? तो सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ही समुद्र में ज्वार भाटा लाता है। 12 नंबर हमारा है कि सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो है असम। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। 13 नंबर है कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? कोयली में। ठीक है, 14 नंबर हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग का अध्यक्ष है? प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। भारत का 29वां राज्य कौन था? तेलंगाना था। ठीक है, वर्तमान समय में 28 राज्य हैं, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो है और 8 केंद्र शासित। यहाँ पे जो बताया गया है, अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, हिंदू बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित एलोरा में गुफाएं पाई जाती हैं। ठीक है, एलोरा की गुफाएं में जो मंदिर बनी है वो किस शैलकृत मंदिर है? तो हिंदू बौद्ध और जैन धर्म की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो एक न्यायाधीश होता है वो 65 वर्ष तक अपनी आयु तक बना रह सकता है। बिहू किसका मुख्य पर्व है? असम का। और बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए, नारियल, कहवा और रबड़ ये तीनों जो है वो बागानी कृषि के अंतर्गत आते हैं, जबकि चावल जो है बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। 20 नंबर हमारा है कि किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो संस्कृत भाषा को जो है वो भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य की संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नाम से जाना जाता है। 21 नंबर हमारा है कि जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली थी? गुरु अमरदास ने। ठीक है, अगला हमारा है कि समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? सभी को पता है कि जो परावैंगनिक किरणें आती है भूतल पर, परावैंगनिक किरणों का रोकना। 23 नंबर हमारा है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनके पद पर कौन कार्य करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इस चीज़ को आपको संविधान में आपने पढ़ा भी होगा। 24 नंबर हमारा है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? ठीक है, इकबाल हैं। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है सामान्य मानसिक योग्यता का, यानी रीजनिंग का है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें रखता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम वक्त लगता है। अगर आपकी प्रैक्टिस और डेफिनेटली बड़े आराम से, ठीक है, इसमें क्या होता है कूल माइंड, जब जितना आपका कूल माइंड रहेगा उतनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 3 मार्च 1980 को हुआ था बंटी का जन्म। ठीक है, राजेश का जन्म
उससे 4 दिन पहले हुआ था, ठीक है, यानी 3 मार्च। अब 3 मार्च को हुआ था। अब यहाँ पे देखना है कि आपको फरवरी में हुआ है, ठीक है। अब फरवरी 28 की थी या 29 की थी, तो कुछ की टर्म्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। देखिए, मेरा मेन उद्देश्य क्या है कि आपको पैटर्न बता देना। पैटर्न को समझते हुए आप यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्न को यहाँ पे रट नहीं सकते। तो डेफिनेटली अगर आप पैटर्न समझते रहेंगे तो डेफिनेटली बड़े आसानी से आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो 1980 को अगर हम किसी भी सन को अगर हमें जानना है फरवरी 28 की है 29 की, तो डिवाइडेड बाई हम 4 कर देते हैं। तो अगर वो डिवाइड हो जाता है, जैसे 2016 हो गया, 2012 हो गया, मान लीजिए 2012 का हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पचे 20 और 4 छंग 12, तो ये डिवाइड हो गया, यानी फरवरी 29 की है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, हर 4 साल में फरवरी 29 की होती है। तो 1980 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, अर्थात फरवरी 29 की रहेगी, ठीक है। अब राजेश का जन्म उससे 4 दिन पहले हुआ था, तो क्या हो जाएगा, 4 दिन पहले यानी 28 को हुआ था, ठीक है। 29, 30 और माफ़ कीजिएगा 28, फिर 29 हो जाएगा, फिर 1, 2, 3, ठीक है। इस तरीके से फिर क्या पूछा है कि उसने कि वह स्वतंत्रता दिवस शनिवार, यानी उस साल जो है स्वतंत्रता दिवस के दिन शनिवार था, यानी 26 जनवरी को जो है क्या था, शनिवार था। अब क्या है, राजेश का जन्म किस दिन हुआ था, तो मैंने इसका सॉल्यूशन सॉल्व किया है, ठीक है। कि आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले डिवाइड कर देना है, फिर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यानी फरवरी 29 की रहेगी। 26 जून को सैटरडे था, अर्थात सैटरडे था। अब आपको देखना है कि बचता क्या है, 28 तारीख को उसका जन्मदिन था। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, किसी भी महीने, मान लीजिए कि हर हफ्ते में, मान लीजिए कि आज जो है 7 तारीख है, 7 तारीख को क्या है, सोमवार है, तो हर 7वें दिन उसी दिन को दोहराता है, यानी 14 तारीख को क्या हो जाएगा, 7 दिन बाद सोमवार ही रहेगा, ठीक है। फिर 7 के साथ 7 दूनी 14, 17 के 21, यानी 21 तारीख को फिर सोमवार रहेगा। तो इस तरीके से 28 फरवरी हो गई, तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे, यानी फिर उसी दिन क्या हो रहेगा, 4 आता है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका है, यानी फिर उसी दिन शुक्रवार पड़ेगा, फिर उसी दिन क्या पड़ेगा, सैटरडे पड़ेगा। तो जब हम इसको यहाँ पे 26 जनवरी से, जब सैटरडे था तो 31 जनवरी को क्या रहेगा, शुक्रवार रहेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, फिर इसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुक्रवार हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा इसमें देख लिए शुक्रवार है कि नहीं, तो इसमें शुक्रवार है, ऑप्शन डी में सही हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा अगला है कि पेपर को यदि इस तरीके से REPAP से रूप में लिखा जाता है, तो बताइए वॉच को क्या लिखा जाएगा। डेफिनेटली इसको जो है उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। अगर आप इससे पढ़ेंगे उल्टे से PAPER है, तो वॉच को भी हम उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, HCTAW, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा कर देंगे, इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। इसी तरीके से हमारा अगला पूछा गया है, यदि ट्रिपल को SQHOOKD के रूप में लिखा जाता है, तो DIS डिस्पोज को क्या उसी रूप में किस कूट भाषा में लिखा जाएगा। देखिए 3 नंबर हमने सॉल्व किया है कि नहीं, 3 नंबर आई थिंक हमने सॉल्व नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए 3 नंबर क्या है यहाँ पे कि TS की जगह यहाँ पे एक वहाँ माइनस हुआ है, ठीक है, EST हो गया, और R यहाँ पे प्लस हो गया है, ठीक है, उल्टा चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि D की जगह क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है, एक माइनस हो जाएगा। फिर I है तो यहाँ पे एक प्लस हो जाएगा, I, देखिए QR, यहाँ पे समझने का, देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यस की जगह टी हो गया है, तो यहाँ पे हम डी की जगह -1 कर देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह सी आता है, तो ऑप्शन हमारा डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले ही सॉल्व हो जाता है तो यहाँ पे एलिमिनेट मेथड अपनाइए कि 3 जो है वो भिन्न है किसी एक से, ठीक है। एलिमिनेट मेथड अपनाएंगे तो बड़े आसानी से यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अगला नंबर हमारा है कि 3 है, फिर 6 है, फिर 18 है, फिर 72। तो 3 दूना 6, 6 3 18, 18 चौक 72 और 72 पंजे 360, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से हमारा अगला है कि 5 है, फिर 8 है, फिर 14 है, फिर 26 है, फिर 50 है, फिर 98 है। देखिए अगर 2 शब्दों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर आता है, डेफिनेटली वहाँ पे क्या हुआ है, गुणा हुआ है। अगर 2 शब्दों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर आता है, मतलब पहला शब्द दूसरा शब्द पहले शब्द से बहुत छोटा है, मान लीजिए कि यहाँ पे 14 है, फिर 7 आ गया, तो इसके बीच में डेफिनेटली भाग हुआ होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 या 3 अंक का, यहाँ पे एक में 2, फिर दूसरे में देखते हैं कि 4 अंक का, फिर चौथे में देखते हैं कि 5 अंक का, तो यानी डिफरेंस है, ठीक है, 1 या 2 अंक का, फिर 4 अंक का, इस तरीके से डिफरेंस है। तो यहाँ पे वही पैटर्न फॉलो किया गया है, 5 में 3 जोड़ दिया गया,
फिर 8 में 6 जोड़ दिया गया, फिर इसमें 12 जोड़ दिया गया, फिर इसमें 24 जोड़ दिया गया, फिर इसमें 48 जोड़ दिया गया, फिर इसी तरीके से। तो इसको भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। 5 नंबर आई थिंक है इसका। देखिए 17, फिर 19 है, फिर 23 है, आई थिंक इसमें। तो हम देख लेते हैं जैसे कि यहाँ पे पहले में 3 जोड़ा गया, फिर 6 जोड़ा गया, फिर 12 जोड़ा गया, फिर 24 जोड़ा गया, फिर 48 जोड़ा गया। अब 48 दूना क्या होता है, ठीक है, 48 दूना हम यहाँ पे गुणे कर लेंगे। तो 2 8 16 और 2 चौके 8 1 96, ठीक है। तो 98 प्लस 96, 98 प्लस 96, तो 8 2 10 और 4 14, 4 हो गया, फिर 9 9 18 और 18 1 19, यानी 194 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी जो है सही हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगला जो हमारा नंबर है कि 17 19 23 29 फिर 37 है। तो 17 में 2 जोड़ा गया 19 हो गया, 19 में फिर क्या जोड़ा गया 23 हो जाएगा, 3 जोड़ा गया 4 जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पे 2 फिर 4 जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे 6 जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे 8 जोड़ा गया है, ठीक है, 9 8 17, फिर अब यहाँ पे 10 जोड़ा जाएगा, यानी 47 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं था, इसलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन अलग से बना लेना है। 47 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, जो कि ये प्रश्न गलत था। अगला हमारा है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप देख लेंगे कि देखिए ए बी यहाँ पे है, यानी डेफिनेटली ए के बाद बी तो आना ही है और बी के बाद ए आना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के बाद क्या आएगा, बी आ जाएगा। फिर क्या है, फिर क्या है कि यहाँ पे बी के बाद फिर खाली स्थान है, तो बी के बाद ए आना है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। फिर ए के बाद फिर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, फिर बी के बाद ए आ जाएगा। इस तरीके से बी ए, हमारा ऑप्शन जो है बी ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें नहीं दिया गया है, ये भी क्वेश्चन गलत ही था। इसमें देखो थोड़ा सा गलत दिया गया है, जो इसको आपको एलिमिनेट कर लेना है। अगला हमारा है कि ए बी फिर डैश फिर डी ए फिर डैश फिर सी, अर्थात ए बी सी डी फिर ए बी सी डी, इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न फॉलो किया गया है। तो यानी क्या बढ़ा जाएगा, पहले में सी भरा जाएगा, फिर ए बी, फिर बी भरा जाएगा, फिर ए बी सी फिर डी, यानी सी बी डी भरा जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 4 दिया गया है, तो ये ऑप्शन ही गलत हो जाता है। तो सी बी डी भरा जाएगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न क्रम की पूर्ति कीजिए। जैसे डॉक्टर रोगी, डॉक्टर का काम क्या है, रोगी का जांच, ठीक है। यानी एक तरीके से यहाँ पे आप देखा जाए राजनीतिज्ञ, देखिए डॉक्टर जो है वो रोगी पे डिपेंड है। अब राजनीतिक किस पे डिपेंड होगा, मतदाता पे, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। 10वां नंबर हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भिन्न है। देखिए बिजली का बल्ब, टार्च और मोमबत्ती तीनों जो है प्रकाश देता है, जबकि छड़ी जो है यहाँ पे भिन्न है। बड़ा ही आसान था। न्यूज़पेपर एडिटर, ठीक है, एडिटर क्या होता है, न्यूज़पेपर बनाता है। प्ले यानी रोल जो होता है वो डायरेक्टर का मेन काम होता है, ठीक है। यहाँ पे आप एक्टर मत भर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके मुख्य को पूछा गया, जो उसको क्रिएटर है, जो उसका क्रिएटर है। इस तरीके से अगला हमारा है कि क्लॉक, टाइम, क्लॉक का काम क्या है, टाइम बताना। थर्मामीटर का काम क्या है, टेम्परेचर बताना। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑथर जो होता है वो बुक लिखता है, ठीक है। और स्कल्प्टर क्या बनाता है, स्टैचू बनाता है, ठीक है, स्टैचू बनाता है। अगला हमारा है 14 नंबर कि सारो, अगर आपका डेथ होता है तो आप इंसान क्या होते हैं, दुखी होते हैं, ठीक है। उसका ठीक उल्टा यानी बर्थ होगा तो लोग क्या हो जाएंगे, खुशी हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारा अगला जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। अगला नंबर जो है हमारा 15 नंबर है कि जिस प्रकार ACE संबंधित है FHJ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या 15 नंबर हम डेफिनेटली यहाँ पे सॉल्व किए ही होंगे। 15 नंबर देखिए ACE FHJ, अर्थात यहाँ पे 5 5 की वृद्धि हुई है। पहले में क्या हुआ है कि 5 की वृद्धि हुई, फिर दूसरे में क्या हुआ है कि 5 की वृद्धि हुई है, फिर तीसरे में क्या हुआ है कि 3 की वृद्धि हुई है। इसी तरीके से O से हम जाएंगे, T हो जाएगा तो यानी 5 की वृद्धि, फिर Q से V 5 की वृद्धि, फिर S से X 3 की वृद्धि, ठीक है। तो TVX हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं TVX हो जाएगा, ठीक है, TVX। अगला हमारे निर्देश दिया गया 16 से 17 आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या बताया गया कि प्रश्न संख्या 16 और 17 प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है। इसके बाद 4 संभावित उत्तर दिए हुए हैं। अब इन उत्तरों में से एक का शब्द दिए गए शब्दों के अक्षर से नहीं बन सकता है, उसको आपको यहाँ पे एलिमिनेट करना है। यानी यहाँ पे टीचर्स दिया गया है, तो इन शब्दों से मिलकर कितने शब्दों को क्रिएशन यहाँ पे किया जा सकता है, तो आप सभी बताएंगे यहाँ पे क्रिएशन किया जा सकता है। जबकि देखिए चेयर CHAI, जबकि टीचर में देखेंगे आई शब्द यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे इससे शब्द से चेयर नहीं बन सकता, ठीक है। कंटेम्प्रेरी से आप सभी बना सकते हैं, प्रेयर भी बना सकता है, पैरेट भी बन सकता है, कंपनी भी बन सकती है, जबकि कारपेंटर नहीं बनेगा। क्यों, C है, ठीक है, इसमें C भी है, A है, ठीक है,
फिर आर है, ठीक है, आर भी है, पी है, ठीक है, इसमें पी भी है, चलिए ठीक है, कार, फिर ई है, ठीक है, एन है, फिर एन देखिए यहाँ पे है, ठीक है, एन है, फिर टी है, ई है, फिर आर है। यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये कारपेंटर तो यहाँ पे बन सकता है। देखिए यहाँ पे सारे शब्द यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है, तो इसको यहाँ पे स्किप कर देंगे। अगला अगर कोई शब्द होता, मान लीजिए कि यहाँ पे सी ए डब्लू दे देता इस तरीके से, तो यहाँ पे क्योंकि डब्लू इसमें नहीं है, इस तरीके से हमारा ऑप्शन ये हो जाता सही। अगला हमारा जो है, देखिए 18 से 20 तक यहाँ पे निर्देश, पहले निर्देश पढ़ लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि निर्देश बिना पढ़े आप देंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली गलत हो जाएगा। 18 से 20 में दिए गए हुए प्रत्येक प्रश्न के 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 एक किसी न किसी रूप से एक से हैं, ठीक है, यानी 3 जो है वो 3 शब्द यहाँ पे आपस में समान है किसी न किसी रूप में, जबकि एक शब्द क्या है, बाकी 3 से भिन्न है, तो उसी आपको छांटना है। देखिए सर्प, छिपकली और घड़ियाल तीनों जो है वो विषैले होते हैं कहीं ना कहीं, जबकि कछुआ क्या होता है, विषैला नहीं होता है। इसी तरीके से हमारा अगला जो है बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, देखिए तीनों ग्रह हैं, जबकि टाइटन यहाँ पे अलग दे दिया गया है, ठीक है। अगला हमारा है ब्रोमीन, पारा, तांबा और चांदी, देखिए इसमें किसी न किसी रूप में ये समानता होंगी, जबकि ये सॉलिड है, ठीक है। पारा क्या है, लिक्विड में पाया जाता है। अगला इसी तरीके से हमारा दिया है कि नीचे दिए गए क्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। देखिए पहले में क्या हुआ कि दो शब्द यहाँ पे निकाल करके 45 से स्टार्ट किया गया, ठीक है, 45, 65, फिर यहाँ पे देखिए 45, फिर यहाँ पे क्या हुआ कि फिर यहाँ पे एक शब्द निकाला गया, फिर क्या हो गया, 2 शब्द यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया था ऑप्शन में, ठीक है, मैंने इसको चेक किया था, फिर 2 शब्द यहाँ पे निकाला जाएगा, फिर यहाँ पे 2 शब्द निकाल दिया गया, 67 और 89 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 शब्द निकलेगा, फिर यहाँ पे 2 शब्द निकलेगा, तो क्या बन जाएगा एट द लास्ट में 8 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला हमारा है 22 नंबर कि रैशनलाइज शब्द के 2 अक्षरों के बीच ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने कि वर्णमाला में उन अक्षरों के बीच होते हैं, ठीक है। वर्णमाला में जब आप ABCD से जाते हैं उनके बीच में अक्षर रहता है, तो पहले यहाँ पे पूछा गया है कि पहला इन दोनों अक्षर में से एक पहला होगा, एक आखिरी शब्द होगा, तो इसमें पहला डेफिनेटली ए हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए 23 नंबर हमारा क्या है कि जिस तरीके से सांकेतिक भाषा में आइसलैंड को JTKJZOE लिखा जा सकता है, उसी तरीके से एक्सपेंसिव को कैसे लिखा जाएगा। देखिए आप जब यहाँ पे मिलाएंगे तो डेफिनेटली IJ, ठीक है, एक यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है तो ई की जगह F हो जाएगा, सब 3 में ऑप्शन में है, ये हमारा एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। अब जब हम सब मिलाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट में जो है B और D में यहाँ पे कंपटीशन चलेगा, और जबकि यहाँ पे दिया गया है चौथे स्थान पे एक में R है और दूसरे में क्या है, T है, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा स्थान क्या है, यहाँ पे यस है, ठीक है। अब इसमें भी हम देख लेते हैं यस को क्या लिखा गया है, टी लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे यस को टी लिखा गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे यस का जगह टी हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है इस तरीके से। 24 नंबर हम देख लेते हैं। 24 नंबर क्या है कि यदि विस्फोट का संबंध ज्वालामुखी से है तो ज़मीन किस में, तो अगर ज्वालामुखी विस्फोट आता है तो ज़मीन से भूकंप आता है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं इसको कोरिलेट। लास्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से 5 में से कोई 4 किसी तरीके से एक तरह है समूह बनाते हैं जबकि एक भिन्न है। देखिए कागज़, पेंसिल, पेन, तीनों जो है समानता है, जबकि मिठाई यहाँ पे अलग है। अगला हमारा सिविक्स के हैं जो कि हर बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सम्मिलित किया गया है जो कि कुछ पूछे गए हैं यहाँ पे। देखिए पहला नंबर हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्र के अध्ययन का परंपरागत उपागम है, तो संगठनात्मक उपागम जो होता है वो राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का परंपरागत उपागम है। अगला दूसरा नंबर हमारा देख लेते हैं कि राजनीतिक समाज में मूल्यों के असत्तात्मक आवंटन से संबंधित राजनीति, देखिए राजनीतिक समाज में मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन से संबंधित है, जो राजनीतिक समाज है वो क्या है कि मूल्यों के सत्यात्मक आवंटन से संबंधित है, यानी मूल्यों का यहाँ पे सत्तात्मक आवंटन होता है, यही राजनीतिक समाज होता है। ये कथन किसका है, डेविड स्टर्न का है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में राजनीति के समूह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में राजनीति के समूह सिद्धांत का प्रतिपादन A.F. बेंटले ने किया था। इसी तरीके से हमारा अगला नंबर है चौथा नंबर कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक व्यवस्था के निवेश का कार्य को सम्मिलित नहीं है। देखिए संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के अनुसार जो है राजनीतिक विकास जो है वो राजनीतिक व्यवस्था के निवेश कार्य में सम्मिलित नहीं है। इसी तरीके से किसके विचार में राज्य की छोटी परिधि सामाजिक विकास में व्यवधान बन जाती है, तो ये लॉर्ड एक्टन का विचार था
कि राज्य की छोटी परिधि जो है वो सामाजिक विकास में व्यवधान बन जाती है। देखिए आपको यहाँ पे इसके डेप्थ में नहीं समझना है जिनका कथन था, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो है यहाँ पे अभी मोटो क्या है कि सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है। तो यहाँ पे आपको कोटेशन को थोड़ा सा जो स्पेशल है उसको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सब आपको कोटेशन ही रटने बैठ जाना है। जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, संविधान से ज़्यादा प्रश्न पूछे थे तो डेफिनेटली कुछ संविधान के यहाँ पे आपको यहाँ पे रट के जाना है, जैसे कि राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि राज्यसभा के सदस्यों की उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम, ठीक है, 30 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा के 25 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। इस तरीके से जो यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, और कितने सदस्य होते हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति कितना अपॉइंट करता है। राज्यसभा लोकसभा में 12 सदस्य हो गया राज्यसभा में, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन, इस तरीके से जो है प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और हमारा संविधान बन के तैयार कब हुआ था, लागू कब हुआ है, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इस तरीके से जो है, और वंदे मातरम किसके द्वारा लिया गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसके कथन है, और करो या मरो ये किसका नारा है, या फिर हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, और तमाम प्रकार के ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो बार बार पूछे गए हैं। यही पैटर्न होता है, तो इस पे आपको पकड़ बनानी है, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, इसके बियॉन्ड आपको पढ़ाई नहीं करनी है। वो मैं लास्ट में, एट द लास्ट में मैं बता भी दूंगा। देखिए किसने राज्य को मानव मस्तिष्क का बृहद रूप कहा है, तो ये कथन जो है प्लेटो का था कि राज्य जो है वो मानव मस्तिष्क का बृहत्तम रूप है। इसी तरीके से हमारा 7वां नंबर है कि द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो राल्फ मिलीवेंड इसके रचनाकार है। अगला हमारा 8वां नंबर है कि लास्की ने संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत में अनेक आधारित आलोचना की है, अनेक आधारों पर आलोचना की है। लास्की ने संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की अनेक आधारों पर आलोचना की है। निम्नलिखित में से कौन सा आधार उनमें से नहीं है। देखिए लास्की ने संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के जो अनेक आधार हैं उनमें से ऐतिहासिक, वैधानिक और राजनीतिक तो है ही, लेकिन आर्थिक आधार पर उन्हें आलोचना नहीं की है। अगला नंबर हमारा है कि 9वां नंबर कि किसने निरंकुश एकलवाद का ठोस एकलवाद से विभेदित किया है, मैवार्ट। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, इसको आपको स्किप कर देना चाहिए। डेफिनेटली इस पर आपको जो है फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है। कानून असीम संप्रभुता संपन्न के निर्देश की अभिव्यक्ति नहीं है, वे सामाजिक सुदृढ़ता की व्यवस्था है। यह विचार किसका है, लास्की के हैं। इसमें विचारधाराएं कुछ ज़्यादा ही शामिल हो गई हैं, मैं देखूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉब्स पर लागू नहीं होता है, तो लोग अपना शासक नियुक्त कर सकते हैं, ये कथन जो है हॉब्स पर लागू नहीं होता। जबकि लोगों ने केवल एक ही समझौता किया, संप्रभु को निरंकुश शक्तियाँ प्राप्त है और समझौता एक पक्षीय था। ये तीनों कथन जो है वो हॉब्स पर लागू होते हैं, जबकि लोग अपना शासक नियुक्त कर सकते हैं, ये कथन हॉब्स पर लागू नहीं होता है। अगला है उसका सामाजिक अनुबंध विवेक की विजय का प्रमाण है, न कि ठोस आवश्यकता का। यह कथन किसके विषय से सही है, लॉक, ठीक है, ये लॉक की विचारधाराएं हैं। ये हमारा कुछ सॉल्यूशन था। अगला हमारा है 13 नंबर हमारा कि राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व किसमें पाए जाते हैं, तो राज्य संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना, ये सभी जो हैं राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व हैं, ठीक है। राज्य के उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व हैं, ठीक है। कौन सा है, राज्य संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना। अगला हमारा है 14 नंबर कि संप्रभुता की एकलवादी अवधारणा प्रधानता स्वीकार की जाती है स्थापित विधि की, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैं सिविक्स में क्या बताऊं, ठीक है, मैंने जो चीज़ें आपको बताई इससे पहले, इसके साथ साथ में पहले गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी, इस तरीके से पूछ लिया जाता है, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, और 1857 की क्रांति से कुछ यहाँ पे क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि पैटर्न होता है, जो कि पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसको आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। तो जब हमारा सेशन समाप्त होगा तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आएंगे, जिसमें से 2 या 3 घंटे का होगा सीरीज, एक सब्जेक्ट पर, एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर। उसको आप अगर पढ़ लेंगे डेफिनेटली मोर देन इनफ होगा। अगला हमारा 15 नंबर है संप्रभु की सत्ता पर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिबंध जीन बोंदा का स्वीकार करता है, तो प्रकृति और ईश्वर के कानून, जीन बोंदा। निम्नलिखित में से किसे एकात्मक राज्य नहीं कहा जा सकता है, तो कनाडा के राज्य को एकात्मक राज्य नहीं कहा जा सकता है, जबकि फ्रांस से बेल्जियम और ब्रिटेन तीनों के राज्य को एकात्मक शासन कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो स्थानीय सरकार अनुबंधित सीमा के अंदर कार्य को स्वायत्त है, ठीक है।
ये जो है कथन सत्य है, जबकि तीनों कथन आप देखेंगे तो वो गलत रहेंगे। राष्ट्रवाद एक धर्म है जो ईश्वर प्रदत्त है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का है। ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल कौन बनाता है? विरोधी दल का नेता। और ब्रिटेन में मंत्री, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के अधिनायकत्व का मुख्य परिणाम क्या है? दलगन अनुशासन। 21 नंबर है, अमेरिकी शासन का प्रमुख आधार स्तंभ क्या है? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमेरिकी शासन का प्रमुख आधार स्तंभ क्या है? शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, ठीक है, जो कि भारत में भी लागू किया गया, शक्ति के पृथक्करण को सिद्धांत को अपनाया गया है। अब फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचन मंडल। और फ्रांसीसी मंत्री परिषद की प्रमुख विशेषता क्या है? संयुक्त मंत्रिमंडल, ठीक है। 24 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से अमेरिका में तृतीय सदन किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च को, ठीक है, अमेरिका में तृतीय सदन किसे कहा जाता है? सर्वोच्च। यहाँ पे आई थिंक न्यायालय होना चाहिए, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अमेरिकी की सीनेट के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगला हमारा है, ये जो है इतिहास का हम देख लेंगे, इतिहास से जो प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग लाजवर्द मणि का आयात कहाँ से करते थे? बदख्शा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो बार बार जिस नदी का उल्लेख किया गया है वैदिक साहित्य में वो है सिंधु नदी, ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ में निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, ठीक है, ये भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है। अगला हमारा है 5वां नंबर कि महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में जो है महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। 6ठा नंबर है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली के प्राचीनतम नमूना जो है वो अशोक के अभिलेख में मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछे गए हैं, इसको आपको रट लेना है। औरंगजेब के निम्नांकित पुत्रों में से किसने अपने पिता के विरुद्ध मराठों में सहायता मांगी थी? अकबर ने। होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आईआर में। और ब्रगेंजा की राजकुमारी कैथरीन के चार्ल्स द्वितीय के विवाह के अवसर पर ब्रिटिश के बम्बई को दहेज में दिया था स्पेन वासियों ने, ठीक है, आपने कक्षा की किताबों में एनसीईआरटी में पढ़ी हुई होंगी। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच का व्यापार प्रभुत्व किया था? तो 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच के व्यापार पर प्रभुत्व किसका था? डचों का था, ठीक है, 17वीं शताब्दी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वैध शासन व्यवस्था को ठीक वर्णित करता है? देखिए, तो राजस्व प्रशासन तथा दंड न्याय के प्रशासन का पृथक्करण कर दिया गया और ये क्रमशः ब्रिटिश और नवाब के नियंत्रण में रहे, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। 12 नंबर है, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति बनाई गई थी भारत को महानगरीय पूंजीवादी के कृषि उपाश्रित के रूप में परिवर्तन करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस एक्ट अर्थात अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया था? तो ईस्ट इंडिया की कंपनी के जो है अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 14 नंबर हमारा है कि अस्थाई बंदोबस्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अस्थाई बंदोबस्त के अधीन जमा किए गए भू राजस्व में जमींदारों का अंश कितना था? 1/11, 11 में से 1 भाग, ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त के अधीन जमा किए गए जो भी भू राजस्व जमा किए जाते थे उनमें जो जमींदारों का अंश होता था वो 1/11 होता था, ठीक है, 1/11 भाग, यानी 11 में से 1 भाग। अगला है कि विदेशी पूंजीपति भारतीय उद्योग की ओर विभिन्न कारणों से आकृष्ट हुए थे। वह कारण कौन से थे? भारतीय पूंजीपति वर्ग काफ़ी विकसित था परंतु प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था, ये कमी थी। अगला हमारा 16 नंबर, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसने यद्यपि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए प्रोत्साहन तथा आशीर्वाद तो दिया परंतु स्वयं इसका सदस्य नहीं था? तो आपको पता होना चाहिए, आपने अगर पढ़ा है तो जवाहरलाल नेहरू। अगला है कि ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाय दिल्लू कहाँ की थी? तो नागालैंड की थी, ये आपको हटा देना है, ठीक है, बकवास क्वेश्चन था ये। कौन लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध? देखिए, वह कौन लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? वी.डी. सावरकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। पहली ट्रेन कहाँ से तक चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच में, इसको भी ध्यान रखना है। किस सन में चली थी? 1852 में या 1853 में या 1854 में? ये 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है।
सिंधु घाटी के लोगों का निम्नलिखित में से किस देश से संपर्क था? मेसोपोटामिया से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा बंगाल। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखक ने सशक्त बनाया? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवादी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को इन्होंने अपने लेखन से क्या बनाया? सशक्त बनाया। अगला हमारा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेते हैं। 1890 की बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में अपने प्रकार की पहली ट्रेड यूनियन अर्थात श्रमिक संघ थी। इसकी स्थापना M.N. लोखंडे ने की थी। ठीक है, तो जो 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन जो स्थापना किया गया था ट्रेड यूनियन की, उसके जो संस्थापक थे N.M. लोखंडे थे। ठीक है, 23 नंबर हमारा है कि निम्न जातियों ने उच्च जातियों की रीतियों और प्रथाओं का अनुकरण और ग्रहण करके स्वयं को बनाए रखने का प्रयास किया। इसे सांस्कृतिकरण का नाम दिया गया है। किसका कथन है? M.N. श्रीनिवासन ने कहा था। 1937 के चुनाव में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों जैसे सिंध, पंजाब, पश्चिमी सीमांत की मुस्लिम लीग का चुनावी प्रदर्शन रहा बहुत खराब। सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किस आधार पर लड़े थे? तो वे एक आक्रामक नीति के पक्ष में थे जिसका कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे थे। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये सिलेबस जो है समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, जो भी इसमें क्वेश्चन जो शामिल किए गए थे वो बेहद ही ज़रूरी थे, कुछ एक आध दो क्वेश्चन को छोड़ करके। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी पे एग्ज़ाम के पैटर्न को आपको यहाँ पे समझते हुए चलना है। जो मैंने बताया है उसके बियॉन्ड बिल्कुल आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, बड़े आराम से उसमें हो जाएगा कवर अप। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन है, डेफिनेटली मैं इंस्टाग्राम का हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, उसके माध्यम से आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।